केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल वर्ड आ गया, मींस वी विल टॉक अबाउट सम केमिकल रिएक्शंस। तो वो इक्विलिब्रियम जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर अचीव किया जाता है, अटेन किया जाता है, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। सिंपल। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने हल्का हल्का डिफरेंस देखा है। सो द इक्विलिब्रियम achieved in the chemical system involving reversible chemical reactions. Reaction must be reversible, तभी equilibrium आएगा. Carried in closed containers. इक्विलिब्रियम ओपन कंटेनर में आप अटेन नहीं कर सकते क्योंकि कोई ना कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एस्केप कर गया तो इक्विलिब्रियम डिफिकल्टी में आ जाएगा. इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम. तो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज सॉलिड. इसको हीट किया तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर हम इसको क्लोज कंटेनर में ना लें, व्हाट विल हैपन? CO2 तो एस्केप कर जाएगी, तो इक्विलिब्रियम कहां से आएगा? इक्विलिब्रियम के लिए आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, ये दोनों चीजें बनेंगी, ये दोनों मिलेंगे तो वापस कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा. सिमिलरली H2I2, हाइड्रोजन आयोडीन, दे आर इन इक्विलिब्रियम विद 2HI. इस रिएक्शन का मतलब क्या है? मतलब ये, शुरू में जब हमने एक कंटेनर लिया, ये थी हाइड्रोजन, ये थी आयोडीन, ठीक है, ये कलरलेस, लेकिन इसके अंदर क्या है? डार्क वॉयलेट कलर. इन दोनों को मिक्स करके हमने एक कंटेनर में डाल दिया. अब इसमें ये भी है, ये भी है. इसके डार्क कलर को मैं ऐसे दिखा रही हूं कि डार्क चेक्स बना दिए मैंने, ठीक है. थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे इस कंटेनर के अंदर जिसमें हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन. अब आयोडीन कम होती जाएगी क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बनाते जा रहे हैं? 2HI. और 2HI क्या है? कलरलेस. कलर सिर्फ इसका है. जब ये अकेली थी तो बिल्कुल डार्क थी, अब क्या हो गया? कलर लाइट हो गया. ये था डार्क वॉयलेट, अब ये हो गया लाइट. थोड़ा कलर आगे पीछे होता गया, अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आई, अब इससे ज्यादा कलर की फेडिंग नहीं होगी, फिक्स हो गया. तो है क्या इसके अंदर? क्या क्या चीज प्रेजेंट है इसमें? हाइड्रोजन भी है, आयोडीन भी है और HI भी है. तीनों चीजें, जिसकी वजह से पहले कलर आगे पीछे क्यों जा रहा था? क्योंकि सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही थी. फिर अगर ये सारे का सारा HI बन जाता, रिवर्सिबल रिएक्शन ना होती, तो इसमें जरा सा भी वॉयलेट कलर नहीं होना था. लेकिन वॉयलेट कलर आता है क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है. ये वापस टूट के आयोडीन बना रहा है और इस आयोडीन का कलर क्या है? वॉयलेट. तो जितनी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी कलर डार्क होता जाएगा, घटती जाएगी, आयोडीन की क्वांटिटी कम होती जाएगी तो कलर फेड हो जाएगा. ठीक है. अगेन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, आप इसके कलर को देख के ही बता देंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया है और रिएक्शन जो है अब वो इक्विलिब्रियम पे है, बराबर रेट पे प्रोसीड कर रही है. ठीक है. देन PCl5, इट इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम विद PCl3, Cl2, क्योंकि PCl5 के अंदर होते हैं 5 बॉन्ड. ठीक है. 2 होते हैं इक्वेटोरियल, 3 होते हैं इक्वेटोरियल और अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स. तो ये जल्दी से टूटकर बना लेता है PCl3 एंड Cl2. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दे आर ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम विद अमोनिया. N2O4, इट इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम विद NO2. तो केमिकल रिएक्शंस विच आर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब फॉरवर्ड जाना है तो ये रिएक्शन, बैकवर्ड आना है तो प्रोडक्ट बन जाता है रिएक्टेंट. ठीक है. फॉरवर्ड जाना है PCl5 एरो PCl3 प्लस Cl2, वापिस आना है PCl3 प्लस Cl2, क्या बन जाएगा? PCl5. दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं. दिस इज फॉरवर्ड, दिस इज बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड. क्लियर? तो ये था केमिकल इक्विलिब्रियम. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम 2 तरह का है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. इन वर्ड से आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो. होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट. नाउ सेम और डिफरेंट व्हाट?
nothing, there is phase. PCl5, it is in gaseous state, PCl3 in gaseous state, chlorine in gaseous state, hydrogen in gaseous state, iodine in gaseous state, and hydrogen iodide, it is also in gaseous state. तो in homogeneous system involving a reversible reaction, chemical equilibrium में reversibility is the main criteria. The reactants and products are in the same phase. अगर ये गैस तो ये सारे गैस, अगर ये सॉलिड तो इधर भी सॉलिड होने चाहिए. They all are in same phase. That is homogeneous. Heterogeneous में क्या होगा? The reactants and products are in different phase. देखो जरा, कैल्शियम कार्बोनेट, it is solid. इससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज सॉलिड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. डन. ये था केमिकल और हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, अब जरा इनकी नेचर की बात करते हैं. व्हाट इज देयर नेचर? होमोजीनियस सिस्टम के अंदर आप कोई भी एग्जांपल ले लो, लेट इट बी H2I2 2HI. ठीक है, अब मैं इसको हटाने लगी डेफिनेशन को, आई डोंट नीड दैट. तो नेचर के अंदर व्हाट इज नेचर ऑफ सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम? कंसीडर हाइड्रोजन प्लस आयोडीन इन इक्विलिब्रियम विद HI. तो जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर वी आर हैविंग हाइड्रोजन प्लस आयोडीन 2HI, राइट? एंड for backward reaction, product is 2HI, it will give hydrogen and iodine. अब जिस वक्त मैंने आप लोगों को पहले शुरू में मैंने बताया आप लोगों को, इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर देखो, आयोडीन इट इज इन वॉयलेट कलर. ठीक है, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट करी, हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, और ये मिलके बन जाता है यहां पे H2 प्लस I2 इन इक्विलिब्रियम विद HI. ठीक है, नाउ दिस इज डीप वॉयलेट कलर, डार्क वॉयलेट. आयोडीन के वेपर मैंने आपको पहले भी एक शेयर किया था वीडियो, उसमें मैंने आयोडीन के वेपर्स की फोटो ऐड की थी, इसमें भी ऐड कर दूंगी इस एग्जांपल के साथ. एंड हाइड्रोजन इट इज कलरलेस. ओके, अब अगर सिर्फ एक ही रिएक्शन होती, सिर्फ फॉरवर्ड ही होती, व्हाट वुड हैपन? वॉयलेट कलर खत्म और सिर्फ HI ही होता, तो इट शुड बी कलरलेस. समझ आ रही है बात? अगर सिर्फ एक ही रिएक्शन है तो इट शुड बी कलरलेस. लेकिन इसके अंदर हमें मिलता है फेंट और लाइट वॉयलेट कलर. लाइट वॉयलेट कलर क्यों मिला? क्योंकि रिएक्शन रिवर्स होती है तो ये दोनों चीजें मिलती हैं. मींस इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, आयोडीन भी है और HI भी है. इसके अंदर प्योर आयोडीन थी तो इट वाज डार्क वॉयलेट. तो यहां पे ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी क्या है? कलर. जब कलर स्टेबल हो गया, कभी गहरा होगा कभी हल्का हो गया, जब कलर बिल्कुल स्टेबल हो गया, लाइट पर्पल, it means now equilibrium has been attained, means forward reaction has become equal to rate of backward reaction. So it shows there is equilibrium. It's a homogeneous system and there is equilibrium. ये सारे के सारे gaseous phase के अंदर है. Clear? ये थी homogeneous equilibrium की nature. Okay. अब देखो heterogeneous system के अंदर reactant and product they are in different phase. In heterogeneous system involving a reversible reaction, the reactants and products are in different phase. ये रही एग्जांपल आपके सामने. ठीक, अब देखो इसकी नेचर की बात करते हैं. व्हाट इज इट्स नेचर? आपने इसके लेफ्ट में नहीं लिखना, आप इसके नीचे लिखोगे यहां पे. ठीक है, इसको मैं इधर प्रोसीड कर रही हूं. अब इसमें दो रिएक्शंस हैं. ठीक है, मान लो मैं इसको ओपन कंटेनर में हीट कर रही हूं. ठीक, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली और उसमें मैंने डाला कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट कर दिया. इसने क्या बनाना है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. ओपन है ना, ये तो उड़ गई, क्या बचा? कैल्शियम ऑक्साइड. तो आपको क्या लगता है ये इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकता है?
नहीं कर पाएगा। रिवर्सिबिलिटी के लिए इन दोनों को आपस में जुड़ना है। तो ये इक्विलिब्रियम जो है इट विल बी अटेन्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। इट्स अ क्लोज कंटेनर फिटेड विद मैनोमीटर, और मैनोमीटर के अंदर आपको पता है देयर इज मर्क्यूरी, राइट। अच्छा, अब देखो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज सॉलिड। इसने क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। इस पूरे एरिया के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के। जैसे ही वो यहां पहुंचे उन्होंने इसको प्रेशर लगाया, ये ऊपर जाना शुरू हो गया, ठीक है। ये डाउन जाता जाएगा और ये ऊपर जाता जाएगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, लेट इट बी फोर्थ। तो ये पहुंच गया इधर और ये आ गई इसकी लास्ट स्टेज, दिस वन, DCB। तो अब ये है प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये फिक्स हो गया, इक्वल टू जो भी यहां पे हाइट आएगी, ये फिक्स हो गया। फिक्स होने का मतलब क्या हुआ कि अब क्या ये रिएक्शन रुक गई? नहीं, एक रिएक्शन हो रही है फॉरवर्ड, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट इट इज बीइंग हीटेड अप टू 1073 केल्विन टेम्परेचर टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। दिस इज सॉलिड एंड दिस इज गैस। तो आप इसकी किस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर सकते हो? प्रेशर ऑफ गैस। वेरी इजीली यू कैन अटैच अ मैनोमीटर एंड जो भी इसकी प्रेशर होगी उसको मेजर कर सकते हो। ओके, तो बैकवर्ड के लिए व्हाट अबाउट बैकवर्ड? कैल्शियम ऑक्साइड इट विल कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट बैक। इसका मतलब ये दोनों ही प्रोसेसेस हो रहे हैं, इट विल बी रिवर्स्ड। वहां पे प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स कांस्टेंट। कब? when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, ठीक है। that is calcium carbonate it becomes in equilibrium with calcium oxide and carbon dioxide. So this is the nature of equilibrium in case of chemical equilibrium having heterogeneous system. Okay. Now characteristics of chemical equilibrium, जैसे हमने फिजिकल के किए थे ना, उसी तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेट्स सी। वही चीजें जो आप पढ़ के आए हो। The observable properties of the system becomes constant once the equilibrium is reached. जब इक्विलिब्रियम आ गया तो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती हैं। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली इन द रिएक्शंस कैरिड इन क्लोज्ड कंटेनर। खुले में नहीं होगा, कंटेनर शुड बी क्लोज्ड इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज ऑफ डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम कभी भी स्टैटिक नहीं होता, स्टेगनेंट नहीं होता, इट इज डायनामिक, वर्किंग रहता है एंड्स की तरह, ऑलवेज वर्किंग। होता क्या है, दोनों रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दे आर प्रोसीडिंग एट द सेम स्पीड, एक स्पीड के साथ दोनों मूव कर रही होती हैं। ओके, हम रिएक्शंस के अंदर कैटलिस्ट यूज करते हैं और आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस से, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर कैटलिस्ट कोई असर नहीं करता, इट डज नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये दोनों रिएक्शंस को बराबर स्पीड के साथ इंक्रीज करता है, दोनों की ही स्पीड को ये बढ़ाता है, फॉरवर्ड की भी और बैकवर्ड की भी। हाँ, एक चीज होती है, जो इक्विलिब्रियम मान लो रिएक्शन शुरू करने के 10 मिनट के बाद आना था, अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हो तो वो 5 मिनट में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड अर्लियर, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा, कंसंट्रेशंस में डिफरेंस नहीं आएगा। And this is very much important. Equilibrium can be attained from either side in a reversible reaction. इसका क्या मतलब है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, अब देखो इक्विलिब्रियम आप किसी भी साइड से, क्योंकि फॉरवर्ड बैकवर्ड दो रिएक्शंस हैं, किसी भी साइड से आप इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हो। अब एग्जांपल आपके सामने, हमारे पास है N2O4
it is in equilibrium with NO2, right? So this is colorless. और आपको पता है NO2 it is reddish brown gas. Reddish brown. This is gas, this is also gas, and this is stable at low temperature 273 Kelvin, and this is stable at high temperature, stable at 373 Kelvin. अब इनका इक्विलिब्रियम का पॉइंट देखते हैं. ओके, हमने क्या किया, एक फ्लास्क ली. इस फ्लास्क का नाम हमने ले लिया A. Let it be flask A. इसके अंदर हमने लिया N2O4, इसको रख दिया आइस के अंदर, राइट? इसको आइस के अंदर रख दिया. आइस के अंदर क्यों रखा? क्योंकि मुझे टेम्परेचर चाहिए 273 एज इट इज स्टेबल एट 273 केल्विन. हमने इसको आइस क्यूब्स के बीच में रख दिया. ओके, नाउ container A, it is having N2O4 which is colorless, और टेम्परेचर की कंडीशन क्या है, 273 केल्विन. दिस इज आइस. खत्म, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. ओके, अब दूसरी साइड मैंने कंटेनर लिया B, और इसमें डाला है मैंने N2O, ठीक है. और इसको मैं, क्योंकि रेडिश ब्राउन है, डार्क कलर है, तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लूं. आप लोग कलर यूज कर सकते हो. यू कैन यूज कलर ऑन योर कॉपी. जो नोट्स मुझे भेजोगे कलर्ड होना चाहिए. सो इसको मैंने रखा है हॉट वाटर के अंदर, वाटर विच इज बॉइलिंग, ठीक है. इट इज इन हॉट वाटर maintained at a temperature 373 Kelvin. और इसके अंदर हमने क्या लिया है, NO2, और NO2 का कलर क्या है, रेडिश ब्राउन. टेम्परेचर 373 Kelvin, ठीक है. अब क्या किया, एक बड़ा कंटेनर लिया मैंने, और उसके अंदर मैंने ये दोनों फ्लास्क रख दिए. दिस इज फ्लास्क A, दिस इज फ्लास्क B. दिस इज A, दिस इज B. और एक ही कंटेनर में डाला है, इसमें पानी है, और उस पानी का टेम्परेचर इज 298 केल्विन, रूम टेम्परेचर. अब क्या हुआ, ए वाले कंटेनर के अंदर क्या था, N2O4, ठीक है. बी वाले कंटेनर के अंदर क्या था, NO2. ओके, इसका टेम्परेचर हाई हो गया, मतलब N2O4 से क्या बन गया, NO2. तो यहां पे पेल ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर आ गया, पेल ब्राउन, ठीक. इसका कलर क्या था, रेडिश ब्राउन. आपने इसको रखा लो टेम्परेचर पे, यहां हाई है ना 373, ये लो टेम्परेचर पे आया, और लो टेम्परेचर पे कौन स्टेबल है, N2O4. तो रेडिश ब्राउन कलर पेल हो गया. ये दोनों का कलर एक जैसा, दिस इज ऑल्सो पेल ब्राउन. हुआ क्या, इस ए वाले कंटेनर के अंदर N2O4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, NO2 में, और NO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक. और इधर NO2 ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2O4 में. अब आप देख लीजिए, ये कौन सी रिएक्शन है, फॉरवर्ड, ये कौन सी रिएक्शन है, बैकवर्ड. दिस इज फॉरवर्ड, दिस इज बैकवर्ड. इक्विलिब्रियम दोनों साइड से ही आ गया, देख लो. इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड. इसको उठा के इसमें रखा, इसको उठा के इसमें रखा, दो एक्सट्रीम्स थी, लेफ्ट और राइट. दिस वाज फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस वाज बैकवर्ड रिएक्शन. तो अगर आप इससे स्टार्ट करते हो तब भी इक्विलिब्रियम आ गया, अगर आप इससे स्टार्ट करते हो इससे भी इक्विलिब्रियम आ गया. तो दिस इज द मीनिंग दैट
इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड। रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, आप उसको कैसे भी लिख लो। अगर इसको उल्टा करके लिखोगे NO2 तो इक्विलिब्रियम किसके साथ आना है, N2O4 के साथ। अगर इसको पहले लिखोगे इवन देन इक्विलिब्रियम विल बी विद इसके साथ। इसको स्टार्ट करोगे तो इट विल बी स्टार्टेड विद रेडिश ब्राउन, इट विल बी स्टार्टेड विद कलरलेस, लेकिन इक्विलिब्रियम के बाद दोनों में ही क्या आ रहा है, पेल ब्राउन, हल्का ब्राउन कलर। क्लियर? ठीक है, तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? मास एक्शन, मास इन एक्शन, ये कौन सा मास है जो एक्शन दिखाएगा, एक्टिविटी दिखाएगा, मूवमेंट दिखाएगा? तो दिस मास इज रिएक्टेंट। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें होता क्या है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। जब तक रिएक्टेंट नहीं होगा प्रोडक्ट कहां से आएगा? तो बहुत सिंपल है, लॉ ऑफ मास इन एक्शन या लॉ ऑफ मास एक्शन ये क्या कहता है, दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मैं पहले रिएक्शन लिख लेती हूं, लेट मी हैव नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और ये बन गया अमोनिया। ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग इट एज इन इक्विलिब्रियम। ओके, ये हो गया। ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वैसे रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। कितने समय में कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम हुआ और प्रोडक्ट का बढ़ा, दैट इज कॉल्ड रेट। ठीक है, रेट का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। तो ये कहता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का रेट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, ये रही कंसंट्रेशन टर्म नाइट्रोजन, ये रही कंसंट्रेशन टर्म हाइड्रोजन, विद ईच रेज टू द पावर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये जो नंबर ऑफ मोल्स लगे हैं, मैं इसकी बात कर रही हूं। नाइट्रोजन के आगे 1 है, कुछ नहीं लगा, हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं, इट विल बी रेज्ड टू द पावर। तो रेट किसके बराबर आया, रेट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटाई, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज्ड टू पावर 3। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन, कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर रेट किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, each term raised to the power equal to corresponding stoichiometric coefficients as appear in balanced chemical equation. Clear? Example clear? Okay. अगर आप कोई जर्नल इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, for a journal equation, let it be, this is A plus B plus C giving product, ठीक है, और A के मोल्स हैं A, B के मोल्स हैं B और C के मोल्स हैं C। तो रेट इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन A, कंसेंट्रेशन B, कंसेंट्रेशन C। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसेंट्रेशन। तो A रेज टू पावर A, B रेज टू पावर B, C रेज टू पावर C। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आप हटा दीजिए K से, A raised to power A, B raised to power B, C raised to power C. This is law of mass action. Law of mass action के अंदर आप हमेशा किसको कंसिडर करते हो, concentration of reactants. So it was a very simple and small question frequently asked in your papers. और यहां पे K क्या है, it is rate constant. इस रिएक्शन के अंदर it is रेट कांस्टेंट, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट इट रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन, इसको लिख देना वेयर। ओके,
चलिए अब हम डिफाइन भी करेंगे और डेराइव भी करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। साथ साथ करना बच्चे, जब भी आप नोट करें साथ साथ नोट करना, दैट विल बी मच इजियर। तो डिफाइन एंड डिराइव लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्योंकि आना तो हमें इक्विलिब्रियम पे था, लेकिन इक्विलिब्रियम से पहले आपको लॉ ऑफ मास एक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। कंसीडर अ जर्नल इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है? A moles of A plus B moles of B, they are in equilibrium with C moles of C and D moles of D. Simple. ठीक है, ओके। According to law of mass action, अब law of mass action के हिसाब से for forward reaction, for फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हुआ? रेट किसके बराबर होगा? के ए रेज टू पावर ए। ठीक है, अब मैं दैट इसको प्रोपोर्शनैलिटी में नहीं लिख रही हूं, दिस इज फॉरवर्ड रेट, और के भी क्या लिखूंगी मैं? एफ, ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी। क्लियर? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ mass action for backward reaction, अब देखो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट बैकवर्ड किसके बराबर? के बी। बैकवर्ड के लिए क्या है रिएक्टेंट? सी। कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम आएगा, आप उसमें देख रहे हो इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम जिस वक्त आएगा, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर? करो वैल्यू पुट। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है? के एफ, ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बी, सी रेज टू पावर सी डी रेज टू पावर डी। ओके, दोनों कांस्टेंट एक साइड कर लीजिए। के एफ अपॉन के बी किसके बराबर आएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी डी रेज टू पावर डी अपॉन ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी। लेट मी चेक। यस, क्लियर? अब दो कांस्टेंट्स को डिवाइड किया। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या आएगा? अनदर कांस्टेंट। ठीक है, तो के एफ अपॉन के बी इट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट के सी। क्योंकि हम कंसंट्रेशन टर्म्स ले रहे हैं, हम इसको लिखेंगे के सी, और ये किसके बराबर आया? कंसेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी डी रेज टू पावर डी अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी, वेयर के सी इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मतलब आप अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें, देन व्हाट इज दैट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? ये रेशो है, इट्स अ रेशो किसकी? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होगा उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी उनके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है उसको रेज टू पावर करके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को डिवाइड करो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे?
है क्या ये? रेशो किसकी? कंसंट्रेशन टर्म्स का प्रोडक्ट, किसका? प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, यही लिखा है। तो इसको आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन डिफाइन कर सकते हैं दैट फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द रेशो ऑफ product of molar concentrations of products to that of reactants, each term raised to the power equal to stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation is a constant known as equilibrium constant. तो ये है equilibrium constant, law of chemical equilibrium, ठीक है। तो इसको हम नोट करेंगे के सी के साथ, राइट। अब देखो, अगर इसी तरीके से हम ये मान के चलें कंसंट्रेशन नहीं है, ये गैसियस सिस्टम है, तो इट विल बी इन गैसियस फॉर्म। अब हम कंसंट्रेशन नहीं लेंगे। फॉर गैसियस सिस्टम, फॉर गैसियस सिस्टम पार्शियल प्रेशर is taken into consideration. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिटन एज के पी। सेम ऐसे ही डेरिवेशन होगी, सी की जगह पे पी आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे के पी किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी raised to power c into partial pressure of d raised to power d divided by partial pressure of a raised to power a into partial pressure of b raised to power b। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे और इसको आप क्या बोलोगे? के पी। तो दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन गैसियस स्पीशीज आर इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। जब आप उसकी गैसियस स्टेट को लेंगे यू हैव टू कंसीडर पार्शियल प्रेशर, और जब आपको कंसंट्रेशन टर्म्स लेनी है तो आप लिखेंगे के सी। तो आपके पास दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, के सी एंड के पी। और नेक्स्ट यही हमारी डेरिवेशन रहेगी, इन दोनों का रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। दोनों आपने कर लिए, चलिए रिलेशनशिप डिराइव करते हैं, ठीक है। कंसिडर अ जर्नल इक्वेशन, जर्नल रिएक्शन। दिस इज A moles of A plus B moles of B, it is in equilibrium with C moles of C and D moles of D, ठीक है। तो इस रिएक्शन का KC किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर B। दिस इज इक्वेशन 1। एंड Kp किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर D, पार्शियल प्रेशर, सॉरी ये होगा, पहले C है, पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर B, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन सेकेंड। वी नो अकॉर्डिंग टू आइडियल gas equation PV equal to nRT। According to ideal gas equation PV is equal to nRT। तो अगर मैं ऐसे लिखूं N अपॉन V किसके बराबर आ जाएगा? P अपॉन RT। N अपॉन V क्या होता है? कंसंट्रेशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, ठीक। दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, तो इट इज P अपॉन RT। और मैं ऐसे लिखूं कंसंट्रेशन इज इक्वल टू P अपॉन RT, ठीक। ओके, अब देखिए इसका मतलब 10
कंसंट्रेशन ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा? पी ए अपॉन आर टी. दिस वॉज द मेन, यहीं से हम डिराइव करेंगे. दस कंसंट्रेशन ऑफ ए किसके बराबर आ गया? पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन आर टी. ठीक है. कंसंट्रेशन ऑफ बी किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन आर टी. कंसंट्रेशन ऑफ सी किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन आर टी. एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी इट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन आर टी. राइट. अब इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर. पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, यू विल गेट Kc. इट इज इक्वल टू, अब कंसंट्रेशन ऑफ C की जगह पे क्या आ जाएगा? ये वाली चीज PC अपॉन RT रेज टू पावर C, यही आया. ठीक. इंटू PD अपॉन RT रेज टू पावर D डिवाइडेड बाय दिस इज Kc. अब नीचे क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो इट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन आर टी रेज टू पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन आर टी रेज टू पावर बी. अब ऐसा करते हैं, पार्शियल प्रेशर्स को अलग कर लीजिए. तो आप लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू पावर डी अपॉन partial pressure of A raised to power A, partial pressure of B raised to power B. अलग हो गया. ओके. नेक्स्ट क्या बचा? 1 upon RT raised to power C, 1 upon RT raised to power D, 1 upon RT raised to power A, 1 upon RT raised to power B. यही बचा. ठीक है. अब देखो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? दिस इज इक्वल टू Kp, है ना. तो मैं यहां ले आती हूं. इसको ऊपर ले जाइए. तो Kc इट विल बी इक्वल टू, इसकी जगह पे आप लिखोगे Kp. ठीक है. आप यहां ऐड कर सकते हो, बट PC raised to power C into PD raised to power D upon PA raised to power A, PB raised to power B is equal to Kp. This is equation second, right? तो आप यहां लिखोगे Kp और इधर आपके पास देखो क्या आ गया, 1 upon RT आप कॉमन ले लीजिए. You will get C plus D minus A plus B. सेम है ना. तो ये दोनों ऐड हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, लेकिन दोनों ऐड होके ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे. ठीक है. तो आप वेयर C plus D is equal to number of moles of product, right, and A plus B it is number of moles of reactants. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में से अगर आप रिएक्टेंट्स को माइनस कर देंगे, यू विल गेट डेल्टा एन इज इक्वल टू चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स. और डेल्टा एन किसके बराबर होगा? C प्लस डी माइनस A प्लस बी. मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है. देयरफॉर Kc will be equal to Kp into 1 upon RT raised to power delta n. और इसको इधर ले आइए, Kp किसके बराबर हो जाएगा? Kc into RT raised to power delta n. तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc. डेल्टा n कहां से आता है? देखिए आपके पास है N2 3H2 इन इक्विलिब्रियम विद 2 अमोनिया. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 3 + 1 4. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज 2. तो डेल्टा एन किसके बराबर आया? 2 - 4. इट विल बी -2. समझ आई बात? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट.
तो डेल्टा एन की वैल्यू आप यहां से लेंगे। न्यूमेरिकल्स आते हैं, केपी दिया है, आर दिया होगा, गैस कांस्टेंट है, टी दिया होगा, टेम्परेचर है, तो आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। वेयर आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, टी इज इक्वल टू टेम्परेचर, ठीक है, के सी इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन एंड Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर, ठीक है, और डेल्टा एन इट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरीके से Kc एंड Kp के बीच में रिलेशनशिप आप डिराइव करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने किया क्या, जनरल इक्वेशन लिखी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, Kc बराबर आएगा इसके, Kp बराबर आएगा इसके, ओके। फिर हमने आइडियल गैस इक्वेशन से कंसंट्रेशन टर्म निकाली और A B C D तीनों की वैल्यूज निकाल ली। अब इसको पुट कर दीजिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में। कंसंट्रेशन ऑफ A उसकी जगह ये आ जाएगा, B की जगह ये आ जाएगा, C की जगह ये आ जाएगा और D की जगह ये आ जाएगा। पुट कर दिया, पार्शियल प्रेशर्स को अलग कर दिया, 1/RT को अलग लिख लिया, बस। ये किसके बराबर आ गया, Kp के बराबर, ठीक है। उसको वैल्यू को पुट कीजिए एंड यू विल गेट Kp और Kc का रिलेशन, दैट इज Kc इज इक्वल टू Kp इंटू 1/RT डेल्टा N और Kp इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा N। What will be the mathematical equation for Kp and Kc in these examples? देखो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 + 1 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2, ओके। तो आपके पास इक्वेशन है Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। तो Kp विल बी Kc RT डेल्टा N कितना आया, 2 - 2 इक्वल टू 0, तो Kp विल बी इक्वल टू Kc, ठीक है, इंटू RT रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, देयरफॉर Kp विल बी इक्वल टू Kc फॉर दिस रिएक्शन, ओके। सेकेंड देखो अमोनिया के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर 2 एज इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर डेल्टा N मीन्स दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितने हैं 2, रिएक्टेंट कितना है 4, तो ये आ गया Kp इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर -2, डन। इसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज 2, 1 + 1, तो Kp इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर डेल्टा N, तो इट विल बी Kc RT 2 - 1, तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT। दिस विल बी द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc फॉर द गिवन केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब देखो अगर आपको Kc की वैल्यू गिवन है तो Kp निकालने को बोला गया होगा, अगर ये गिवन है तो इसको निकालने को बोला गया होगा, क्योंकि मेन तो है रेज टू पावर को सॉल्व करना, और वो आप जो भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां लिखे होंगे वो आप वहां से करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे हमने सिंपल पहले किए फिजिकल इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रिया, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैरेक्टर्स देखिए। Equilibrium constant, it is applicable only when the reactants and products have attained equilibrium। अगर इन्होंने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी अप्लाई होगा, बिना इक्विलिब्रियम के नहीं, ओके। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। एक टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी, दूसरे पे अलग होगी, इट वेरीज विद टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए K1 इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 एंड K2 इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T2 और T2 इज हायर देन T1, ठीक है।
तो इसकी इक्वेशन दैट इज log K2 upon K1 it will be equal to delta H change in enthalpy upon 2.303 R. R is gas constant 1 upon R T1 minus 1 upon T2. और आप इसको कैसे लिख सकते हो? You will write log K1 upon K2. ऐसा करते हैं, मैं इसको हटा देती हूं अभी. आप इसको कैसे लिख सकते हो? log K2 upon K1 it is equal to delta H upon 2.303 R. एलसीएम ले लीजिए, T1 इंटू T2, T2 माइनस T1. ये रही इक्वेशन. अलग अलग टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अलग होती है. ठीक है. नेक्स्ट इट सेज द वैल्यू ऑफ equilibrium constant doesn't depend upon initial concentration of reactants and products. देखो, आप जो भी इक्वेशन लिखते हो, C moles of C, D moles of D, equilibrium, कहीं पे भी आपने ये मेंशन नहीं किया इनिशियल कंसेंट्रेशन, फाइनल कंसेंट्रेशन. कौन सी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? जब इन्होंने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, एट इक्विलिब्रियम इनकी कंसेंट्रेशन क्या है? It depends upon their molar concentration in equilibrium state. तभी तो आप ये चीज लिखते हो. जब इक्विलिब्रियम आ गया तब इनके नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या हैं, उस हिसाब से आप इसको एक्सप्रेस करते हो. राइट. वेल, नेक्स्ट the value of equilibrium constant is independent of the direction from which the equilibrium is attained. आपको याद होगी ये वाली केमिकल रिएक्शन, दैट इक्विलिब्रियम मे बी अटेन फ्रॉम एनी साइड. आप चाहे तो 273 से 373 की तरफ जाएं, आप चाहे तो 373 से 273 की तरफ आएं, और इन द मिड ये है कलरलेस, ये है रेडिश ब्राउन, और मिड में आके ये हो जाता है पेल ब्राउन. आप किसी भी साइड से अटेन करें, इक्विलिब्रियम एक जैसा ही आएगा. तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम विच द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. सिर्फ इक्विलिब्रियम देखना है, डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी नहीं है. ओके. फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड इज इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड. ओके. इस एग्जांपल को हम इधर करते हैं. H2 plus I2 in equilibrium with 2HI. ठीक है. ओके. फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड के लिए लेट इट बी KC किसके बराबर होगा? HI raised to power 2 upon concentration of H2 into I2. राइट. और प्रैक्टिकली it is equal to 50 at 717 Kelvin. ठीक. ये इसकी वैल्यू गिवन है. फॉर बैकवर्ड, बैकवर्ड के लिए मैं लिखूंगी KC डैश किसके बराबर होगा? अब ये बन गया रिएक्टेंट, ये बन गया प्रोडक्ट. H2 इंटू I2 HI रेज टू पावर 2. अब आप दोनों को देखो जरा. ठीक है. दिस इज 1, दिस इज 2. फ्रॉम 1 and 2 KC. ठीक है. KC डैश किसके बराबर है? इसका इनवर्स हो गया. ये HI स्क्वायर ऊपर है, ये नीचे, और ये इनवर्स हो गया. इट इज 1 अपॉन KC. क्लियर. और 1 अपॉन 50. दिस इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स. आप देख लीजिए, ये बिल्कुल इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया. ये ऐसा नहीं है कि ये 50 है और वो -50 हो गया. नो, इट विल बी इनवर्स. गॉट इट. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव्स एन आइडिया कि इक्विलिब्रियम से पहले रिएक्शन कितनी है. देखो, A moles of A, B moles of B, C moles of C and D moles of D. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू C moles of C into D moles of D. प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट से हम इसको डिवाइड करते हैं. मींस ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट के और इनवर्स में है रिएक्टेंट के. तो जितनी ज्यादा हायर वैल्यू होगी, हायर इज KC, हायर इज वैल्यू ऑफ KC, more will be
फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, मोर विल बी फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्लियर? तो पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन कितनी हो रही थी, और अगर ये वैल्यू लोअर आती है, लोअर आने का मतलब ये कम है ये ज्यादा है, लोअर इज द वैल्यू ऑफ Kc, इट मींस मोर विल बी बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रही है, दैट इज रिएक्टेंट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। क्लियर? समझ आ गई? तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव्स एन आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बिफोर द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि कैटलिस्ट दोनों रिएक्शंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड को बराबर इंपैक्ट देता है, स्पीड बढ़ाता है, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता। ओके, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होंगे वो डिपेंड करता है कि जो आपने कंसंट्रेशन टर्म्स ली हैं उनको आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो। आप कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में एटमॉस्फेयर्स में कर रहे हो, समझ के बात। आपने जो स्पीशीज ली हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, जिसमें आप उनकी यूनिट्स को एक्सप्रेस करोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स भी वही हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ये मैंने 4 इक्वेशंस लिखी हैं। एक चीज का ध्यान रखना, हेट्रोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस में तो आपको पता है पार्शियल प्रेशर को कंसीडर करोगे। जब हेट्रोजीनियस है, सॉलिड लिक्विड गैस इकट्ठे हैं, तो कोई भी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड उसकी कंसंट्रेशन आप किसके बराबर लिखोगे? 1 के बराबर। इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये आपके पास इक्वेशन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो Kc इट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड into concentration of carbon dioxide, it is gaseous, upon concentration of calcium carbonate solid। और मैंने अभी आपको बताया concentration of calcium oxide solid equal to 1 and concentration of calcium carbonate solid it is also equal to 1 by convention। वैल्यू पुट कीजिए, Kc किसके बराबर आ जाएगा? जस्ट concentration of carbon dioxide, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे? 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखो, इथेनॉल लिक्विड, इथेनॉल गैसियस, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा? दिस इज प्रोडक्ट C2H5OH गैसियस, दिस इज प्रोडक्ट अपॉन C2H5OH लिक्विड, बट concentration of C2H5OH liquid it is equal to 1, तो Kc किसके बराबर आया? It will be equal to just concentration of C2H5OH gaseous, simple। Next, Kc it will be equal to concentration of ammonium aqueous, पानी में घुला हुआ, OH नेगेटिव aqueous, पानी में घुला हुआ, और रिएक्टेंट में हमारे पास है अमोनिया गैसियस एंड वाटर लिक्विड, और वाटर लिक्विड विल बिकम इक्वल टू 1, बट वाटर लिक्विड इज इक्वल टू 1, देयरफॉर Kc किसके बराबर आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम एक्वस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH एक्वस अपॉन concentration of ammonia gaseous, right? Okay, next with aluminium, Kc it will be equal to, हमारे पास product is aluminium 3 positive aqueous, then concentration of hydrogen gaseous raised to power कितना आया? 3/2, 3 moles, ठीक है, 3/2 moles, then concentration of aluminium solid into concentration of H positive aqueous raised to power 3 moles, but concentration of aluminium solid is equal to 1, तो Kc किसके बराबर आया? concentration of aluminium 3 positive aqueous into concentration of hydrogen gaseous raised to power 3/2,
अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस रेज़ टू पावर 3। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज रिएक्शन कोशेंट एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कोशेंट क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंसेंट्रेशंस और पार्शियल प्रेशर्स of the product species to that of reactant species at any stage. This is the most important word, any stage in the reaction. अच्छा, एक जर्नल इक्वेशन देखिए। फॉर अ जर्नल इक्वेशन मेरे पास है जर्नल रिएक्शन, रादर फॉर अ जर्नल रिएक्शन A moles of A, B moles of B in equilibrium, C moles of C, D moles of D. तो जो हमारे पास रिएक्शन कोशेंट है, इट इज डिनोटेड बाय Q. रिएक्शन कोशेंट इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन इट विल बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C, D रेज टू पावर D, A रेज टू पावर A, B रेज टू पावर B. इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसी ही है, बट अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया है, ठीक है। एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन, और वो स्टेज कौन सी है? बिफोर केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से पहले वाली स्टेज। और अगर मैं इसको पार्शियल प्रेशर में लिखूं तो इट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर B, अगेन एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। अब डायरेक्शन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि रिएक्शन कौन सी होगी और कौन सी नहीं, ठीक है। देखो, मेरे पास 3 स्टेजेस हो सकती हैं। पहली Q इक्वल टू K, रिएक्शन कोशेंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। मतलब ये रहा रिएक्शन कोशेंट और ये रहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। तो दोनों के ग्राफ जो हैं दे आर इक्वल, ये Q ये C, ठीक है। इस केस के अंदर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो जाती है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और जो हमारे पास रिएक्शन कोशेंट है दोनों क्या होंगे? बराबर। दैट इज द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। जिस वक्त रिएक्शन कोशेंट K के बराबर होगा, इट मींस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, सेकेंड स्टेज, रिएक्शन कोशेंट इट इज लार्जर देन K। मतलब ये रहा रिएक्शन कोशेंट और ये रहा K, दिस इज Q, दिस इज K। अब देखो रिएक्शन कोशेंट किसके बराबर है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, इसका मतलब दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन आपको पता है जब इक्विलिब्रियम आएगा, बट एट इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब अगर प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्शन किधर को जाए? रिएक्शन को कहां जाना चाहिए कि इक्विलिब्रियम आ जाए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ जाए। प्रोडक्ट ज्यादा तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन को। ज्यादा प्रोडक्ट है ना, तो रिएक्टेंट के बराबर आने के लिए रिएक्शन किधर को जाएगी? पीछे को। अभी ये ज्यादा हो गया, ये कम, ये ज्यादा है, ये कम, तो रिएक्शन पीछे को आएगी, ठीक है। सो द रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ओके, थर्ड स्टेज, अगर रिएक्शन कोशेंट कम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, मतलब ये रहा रिएक्शन कोशेंट और ये है K ज्यादा है, रिएक्शन कोशेंट कम है, दैट इज अब हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है इट इज लेस देन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि Q किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑन रिएक्टेंट। लेकिन अब ये कम हो गया, इक्विलिब्रियम ज्यादा हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो उससे पहले, इक्विलिब्रियम से पहले क्या होगा? प्रोडक्ट कम था, रिएक्टेंट ज्यादा था। इसका मतलब बट एट इक्विलिब्रियम
concentration of product should be equal to concentration of reactant. Therefore, the reaction will proceed to forward direction. Clear? तो यहां पे हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किस तरीके से इसके बाद. क्लियर हो गया? ये बताता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया है, दिस इज एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन बिफोर इक्विलिब्रियम. बिफोर इक्विलिब्रियम. तो रिएक्शन क्वोशंट बात कर रहा है इक्विलिब्रियम से पहले की. इक्विलिब्रियम से पहले की. ठीक है. जिस वक्त ये वैल्यू के बराबर आ गई, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम आ गया. ठीक है. अगर Q की वैल्यू K से बड़ी है, मींस प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है. इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? दोनों बराबर. अब प्रोडक्ट ज्यादा, रिएक्टेंट कम, दोनों को बराबर लाने के लिए क्या करें? वापस चलें. रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड को जाना शुरू हो जाएगी. रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन सो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाए. लास्ट स्टेज के अंदर रिएक्शन क्वोशंट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है. कम क्यों है? क्योंकि ये होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. इट मींस अभी प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है. प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए दोनों को बराबर करना है. इसका मतलब रिएक्शन कहां को जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन को. रिएक्टेंट ज्यादा है ना, तो प्रोडक्ट के बराबर लाने के लिए रिएक्शन इट विल प्रोसीड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. सो इट वाज ऑल अबाउट chemical equilibrium, its characteristics, reaction quotient and how it is correlated with equilibrium constant. हमने equilibrium constant की characteristics को भी स्टडी किया. सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. आज के वीडियो में इतना ही करेंगे. उस वीडियो में बात करेंगे हम ली-चैटले प्रिंसिपल के बारे में. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंप्लीट योर नोट्स.